Effusively अस्सलाम presents वालेकुम। by Sheet. वालेकुम सलाम, डॉक्टर मोहसिना कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सना कैसी हैं आप? आई एम फाइन। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू बोर्ड डॉक्टर मोहसिना। नहीं, इट्स माय प्लेजर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू सना। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, पहले मुझे बताएं कराची का मौसम कैसा है वहाँ का? हाँ हाँ, कराची का मौसम अभी तक हम मेरे ख्याल में तो काफी हद तक गर्मी मना रहे हैं। लाइक अच्छा अच्छा। समटाइम्स इट इज रियली वेरी हॉट कि आपको अभी भी पंखे चलाने पड़ रहे हैं, बट इन द मॉर्निंग इट इज लिटिल बिट कोल्ड नाउ। हाँ, बट यहाँ अब पे देखिए सर्दी पंजाब आ वाली रही है साइड पे तो हल्की। काफी जी जी काफी आ चुकी है और उसके सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं जी जी, सबकी आई नो। सेहत के ऊपर। लाहौर में तो फुल ब्लूम पे सर्दी है, लाहौर और इस्लामाबाद में तो। जी जी। बट हमारे पास अच्छा अभी जी, जरा सा आज तो हमारा लाइक टॉपिक वेदर है इज नॉट गुड। जी सही। अच्छा डॉक्टर जी मोहसिना, पहले तो हम आपका इंट्रोडक्शन करना चाहेंगे क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत से ऐसे नए लोग हैं जिन्होंने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है और वो आपके बारे में जानना भी चाहेंगे। जी जी। कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? जी बिल्कुल। लाइक ओके, मैं अपना शुरू से थोड़ा सा बता देती हूँ। माय नेम इज डॉक्टर मोहसिना नूर इब्राहिम। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, Lahore. Then I passed my fellowship examination, FCPS in pediatrics, and I joined National Institute of Child Health in 2001, and since then I've been working as a pediatrician. My special interest is in general pediatrics and pediatric endocrinology, like pediatric growth, height and weight related issues of the children, pediatric diabetes, and other endocrine problems of the pediatric यानी बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको। इसके अलावा मैं जो सही। जनरल पीड्स होता है, जैसे लाइक जो आम प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की, हम्म, बुखार, नज़ला, जुकाम, खांसी, या खुदा ना खास्ता जैसे आज हमारा टॉपिक है जी जी डेंगू डेंगू फीवर, इसको भी डील करती हूँ। जी जी। तो लाइक सिंस लास्ट 20 years आई एम सही। वर्किंग इन चाइल्ड हेल्थ एंड NICH में। अब मैं प्रोफेसर हूँ। आई ज्वाइंड एज अ रेजिडेंट, नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ प्रोफेसर। तो इट्स लाइक अ लॉन्ग जर्नी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर। सही। अच्छा जी, हम ये भी बताते चलें कि जो आज का हमारा हेलो, आर यू टॉपिक है देयर ये सना? डेंगू के ऊपर है एंड दिस सेशन इज ब्रॉट टू यू। जी जी बिल्कुल, मैं यही हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। डॉक्टर मोहसिना। अच्छा जी जी, हम आपकी ये भी आवाज आ बताते रही चले है। कि जो आज का सेशन है हमारा डेंगू के ऊपर है। सही, प्रिवेंशन के ऊपर है डेंगू का। और इसके जो ये सेशन ब्रॉट टू यू बाय शील्ड। सही जी। और इसमें पहले तो डॉक्टर मोहसिना हमें ये बताएं कि डेंगू है क्या चीज और इसको कैसे बचा जा सकता है। कि अब हमें कैसे पता चले कि किसी बच्चे को ये डेंगू हो गया देखिए, या इसका किसी बड़े को भी देखें तो क्या सिम्टम्स होते हैं? बिल्कुल। देखिए, डेंगू फीवर आप लाइक आप अगर हिस्ट्री देखें तो 90s में डेंगू फीवर बिल्कुल भी नहीं था पाकिस्तान में, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इट वाज देयर, स्पेशली द कंट्रीज लाइक श्रीलंका, जहाँ बहुत बारिश होती थी और बहुत ग्रीनरी और रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पर डेंगू बहुत कॉमन था। बट एज द एयर ट्रेवल हैज इंक्रीज्ड और दूसरी और चीजें बढ़ती गई, तो डेंगू landed in Pakistan also in early 2000 के बाद हमारे पास ज्यादा केसेस हमें नजर आने लगे। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि डेंगू मॉस्किटो की बाइट से आपकी बॉडी में 3 डिफरेंट किस्म के वायरसेस ट्रांसफर हो जाते हैं। डेंगू की डिफरेंट स्ट्रेन्स होती हैं वायरस की जो ट्रांसफर हो जाती हैं, और उससे आपकी बॉडी के 3 to 4 days तक फीवर होता है, रैश होता है, और इसमें एक बहुत ही सिवियर जनरलाइज्ड कहते हैं बॉडी एक्स एंड पेन्स होते हैं, जिसको कहते हैं ब्रेकिंग बोन फीवर भी कहते हैं। इतने सिवियर पेन्स होते हैं इसमें। तो उसके बाद फीवर हो जाता है, और फीवर के 2-3 दिन के बाद आपके खून के सफेद खलिए, जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, जो खून की जमाने की सलाहियत को कंट्रोल करते हैं, वो ड्रास्टिकली ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं।
और कभी कभी वो इतने ज्यादा ड्रॉप हो जाते हैं कि वो ब्लीडिंग का बायस बन सकते हैं, यानी कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इसलिए ये डेंगू फीवर चूंकि हमारे पास पहले था नहीं, तो हमारी हमारी पूरी जनरल हमारी पब्लिक में उसके खिलाफ इम्यूनिटी नहीं है, तो इसलिए हमारे लोग बहुत इससे मुतासिर हुए, एपिडेमिक की फॉर्म इख्तियार कर गया। फिर जब एपिडेमिक हुआ और ये सब कुछ, तो फिर इसके कंट्रोल पर भी काम हुआ, और बहुत सी चीजें हमने डिस्कवर की, बहुत से ट्रीटमेंट्स में हम लोग ने ट्रीटमेंट भी सीखा इसका करना, कि इसको प्रॉपरली कैसे ट्रीट किया जाता है। तो दिस इज द स्टोरी। तो ऑन द होल हमारी पॉपुलेशन डेंगू से एक्सपोज इतनी नहीं थी 2000 से पहले। उसके बाद ये तमाम पाकिस्तान में एक तरह से स्प्रेड कर गया, और अब तो पूरे मुल्क के हर हर कोने में, हर जगह पर ये डेंगू फीवर मौजूद है। और डेंगू फीवर का एक और दो तरह का डेंगू फीवर होता है। एक तो आम बुखार हो जाता है, एक होता है जो कि ऑलमोस्ट हर चार में से एक को जो आजकल हो रहा है, वो आम जो हो रहा है वो डेंगू फीवर है। हाँ, अलबत्ता बहुत रेयर कंडीशंस में डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू की सीवियर वैरायटी भी हो सकती है, जो कि तकरीबन आप समझे कि हर 20 में से एक बंदे को किसी को भी हो सकती है। उसकी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है, वो किसी तरह भी रिएक्ट कर सकता है। तो ये बेसिकली दो डेंगू फीवर की टाइप्स हैं जो हमारे यहाँ देखी जा रही हैं आजकल। और इससे हर हर एज का बच्चा बड़ा जो है वो मुतासिर हो रहा है, यानी बच्चों में भी बहुत बहुत कॉमन है, बड़ों में भी बहुत कॉमन है। अच्छा तो अच्छा जी, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, जी वुड यू प्लीज टेल हाउ टू ट्रीट, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा अगर बच्चों में है? मतलब बड़ों में भी ये चीज कॉमन जा रही है, लेकिन अगर बच्चों में हम देखने में आए तो बच्चों का ट्रीटमेंट कैसे जी जी होगा इस चीज बिल्कुल। के ऊपर? क्योंकि बच्चा पता है बिल्कुल भी जी आराम देखिए, इसमें ये है कि एक दो मैं आपको बातें बताऊं कि जो डेंगू के चार टाइप्स, डेंगू वायरस की टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 है। तो किसी से भी आपको इन्फेक्शन आप कैच कर जी जी सकते हैं चारों में से। अगर ये नहीं कि अगर एक से हो गया तो बाकी तीनों से आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे, लेकिन तो दूसरे से हो सकता है, तीसरे से हो सकता है, चौथे टाइप से हो सकता है। तो डेंगू की ये चार किस्म है। तो आपको 3 से 4 मरतबा डेंगू हो सकता है। हाँ, अलबत्ता एक से होने के बाद वो जो इम्यूनिटी है वो पूरी काफी अरसे तक वो इम्यूनिटी रहती है, और आपको उस वायरस की स्ट्रेन से दोबारा डेंगू नहीं होगा। जहां तक ये बात है कि किसको ज्यादा होता है, तो चूंकि आदमी बाहर को सुबह के टाइम या शाम के टाइम जॉब के लिए या बाहर निकल रहे होते हैं, या बच्चे बाहर निकल रहे होते हैं, तो इसलिए बच्चों में और जो लोग बाहर काम पर जा रहे होते हैं उनमें बहुत कॉमन है डेंगू होना। बड़ों और बच्चों में बहुत कॉमन, यंगस्टर्स में भी बहुत कॉमन है कि शाम के टाइम घर से बाहर निकलते हैं, और इसलिए उनमें भी काफी कॉमन है। जहां तक ये है कि इलाज का ताल्लुक है, क्योंकि आजकल ये बारिश के सीजन और थोड़ा सा सर्दियों से पहले के सीजन में डेंगू बहुत कॉमन होता है, डेंगू फीवर। तो अगर बच्चे को बुखार हो या और कोई नजला जुकाम इतना ना हो, जिस्म में बहुत दर्द की शिकायत कर रहा हो, तो आपको सबसे पहले डेंगू सस्पेक्ट करना है। जो भी आपका डॉक्टर हो, आप उससे रुजू करें, वो आपके टेस्ट भी करा सकता है। और डेंगू के जो मतलब जो सिम्टम्स होती हैं, जो अलामत होती हैं, वो यूजुअली जैसे जब मॉस्किटो काटता है, जब या मच्छर काटता है, उसके 6 से 7 दिन के अंदर शुरू हो सकती हैं, और फिर फीवर, फिर बॉडी एक्स, और फिर आपकी जिस्म में दर्द हो सकता है। सबसे अहम बात जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूंगी, कि अगर फीवर है और बॉडी एक्स है बहुत ज्यादा, तो माएँ बच्चों को एसिटामिनोफेन या पैरासिटामोल पे रखें। इसके अलावा कोई भी ब्रूफन या इस तरह की कोई भी जो बुखार उतारने की दवाई है वो नहीं देनी है, क्योंकि वो प्लेटलेट्स को मुतासिर कर सकती है। तो सबसे सेफ दवा ये है, ना ही डिस्प्रिन देनी है। सबसे सेफ दवा जो है वो पेनाडोल या पैरासिटामोल या एसिटामिनोफेन है, जो आप बच्चे को दे सकती हैं। तो इनिशियल तो यही इलाज है कि आप बच्चे का फीवर डाउन रखें और उसको मुस्तकिल बुखार की दवा देते रहें। सही हो गया जी। अच्छा जी, आई होप सबने ये 3 मेडिसिन नोट कर ली होंगी कि आप कौन सा दे सकते हैं अगर बच्चे को ये इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा जी, एनी रिकमेंडेशंस वी विच वी क्योर, इसके ऊपर रिकमेंडेशंस के ऊपर? देखिए, क्योर इसका ये है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ये थोड़ा सा अपना टाइम लगता है।
यानी कि 2 से 7 दिन लेता है और फिर ये रिकवर कर जाते हैं। ज्यादातर लोग 90% लोग रिकवर कर जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो डेंगू शॉक सिंड्रोम में खुदा ना खास्ता चले जाते हैं और फिर उनके लिए बहुत सीरियस इशू होते हैं। अगर आपको डेंगू फीवर की अलामत हैं या फिर आपको लग रहा है कि डेंगू फीवर है, तो एक तो पैराडॉल पे रखें। फिर हाइड्रेशन, पानी का बहुत ख्याल रखें कि पानी आपने एडुकेट अमाउंट में पीना है। और फीवर, मुस्तकिल फीवर के लिए एस्टामाइनोफेन या पैरास्टामोल लेते रहें। लेकिन अगर 2 से 3 दिन तक आपकी तबीयत निढाल है, बुखार उतर नहीं रहा, तो फिर कभी कभी आपको एडमिशन की जरूरत भी हो सकती है। और अगर प्लेटलेट काउंट 10,000 से कम हो जाता है, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 150 से 2,500 तक पर क्यूबिक एमएम होता है, और अगर प्लेटलेट काउंट 10,000 से कम हो जाए तो फिर आपको खुदा ना खास्ता कभी कभी ब्लीडिंग, जैसे नाक से हल्के से ब्लड आ जाए या माउथ में से हल्का सा ब्लड आ जाए, तो फौरन डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए। बिल्कुल रिस्क नहीं लें घर में रुकने का, फौरन चले जाएं। और उसके लिए फिर कभी कभी प्लेटलेट्स लगते हैं और कभी कभी हम दवाइयां भी देते हैं जिनसे थोड़े बहुत प्लेटलेट काउंट ऊपर आ सकते हैं। यूजुअली इट विल टेक टाइम कि प्लेटलेट्स ऊपर आए। सही। अच्छा, ये तो आप बड़ों का बता रहे हैं ना, आपने जो मेडिसिन बताई है, हम ये बच्चों को तो नहीं दे सकते। अगर किसी बच्चे को डेंगू फीवर हो गया, कि हमें पता चला कि उसको ये है चीज, उसको हम क्या दे सकते हैं एट फर्स्ट स्टेज, हम्म। देखिए इनिशियली? उसके लिए भी पैराडोल का सिरप या पैरासीटामोल का सिरप आप देंगे, और कंटिन्यूअस पानी अच्छी तरह पिलाएंगे। पानी हाइड्रेशन उसकी अच्छी रखेंगे, जो वो थोड़ा बहुत खा सकता है उसको खाने दें, और प्लेटलेट काउंट पे नजर रखें। मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर फीवर और बॉडी एक्स बहुत ज्यादा है तो दूसरे दिन आप सीबीसी और प्लेटलेट का टेस्ट भी करवाएं। और डेंगू का एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं NS1 एंटीजन, वो सेकंड या थर्ड डे पर आप कराएं और तो वो पॉजिटिव आ सकता है। शुरू में जो एंटीबॉडीज का टेस्ट है वो पॉजिटिव नहीं होता। NS1 एंटीजन का टेस्ट शुरू में पॉजिटिव होता है। हाँ, अगर 6-7 दिन फीवर हो चुके हैं तो फिर आप डेंगू एंटीबॉडीज भी करा सकते हैं जो आपका पॉजिटिव आएगा। बच्चों के लिए भी यही है और बड़ों के लिए भी यही है, ये दोनों चीजें बच्चों और बड़ों में अप्लाई होती हैं। सीबीसी प्लेटलेट का टेस्ट जो है वो जैसे आपके डॉक्टर कहेंगे कि पहले दिन कराएं, उसके बाद 2 दिन बाद कराएं। और खुदा ना खास्ता कोई अलामत होती है जैसे नाक में से या मुंह में से खून आना, तो तब भी आप ये रिपीट कर सकते हैं सीबीसी और प्लेटलेट का टेस्ट। ये करवाना लाजमी होता है डेंगू फीवर के केस में। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, इसमें कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान भी हम ले सकते हैं, लाइक कि मतलब हमने कोई बच्चों को अगर सूप दे रहे हैं या ओआरएस का इंटेक है, इसमें आप डाइट प्लान के बारे में क्या कहेंगी? स्पेसिफिक बिल्कुल डाइट बिल्कुल। क्या देखिए होना चाहिए? डाइट में ये है कि जो नॉर्मल सॉफ्ट डाइट है आप वो रखें, मिर्चें कम लें। और जैसे फ्रेश फ्रूट्स कहते हैं, जैसे गाजर और अनार का जूस, ये आप ले सकते हैं। बहुत ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए सेब का जूस। कुछ थ्योरीज हैं कि इन जूसों के मिलकर पीने से भी आपके प्लेटलेट काउंट्स में इजाफा होता है। पपीते के पत्ते का पानी और पपाया जो है उसके लिए उसका भी रोल है कि वो प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है। लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर बच्चा नहीं ले रहा, जबरदस्ती करना, या वो खुदा ना खास्ता वॉमिट कर रहा है, तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। प्लेटलेट काउंट विल टेक इट्स टाइम और देन इट विल कम अप। हाँ, अलबत्ता जूसेस लेना, फ्रेश जूसेस, सूप्स लेना इस प्रॉब्लम में, डेंगू फीवर में आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। और बच्चों के लिए भी यही एडवाइस है कि बच्चों को भी यही चीजें यूज करें। फ्रिक्वेंट सूप से हनी वाटर दें, और जूसेस अगर निकाल के एप्पल का, आजकल तो अनार का बहुत अच्छा सीजन है, गाजर अनार मिक्स करके आप जूसेस दे सकते हैं बच्चों को, वो बच्चे के लिए फायदेमंद होता है। सही हो गया। तो अच्छा जहां जी, तक अगर डाइट है, बच्चा सॉफ्ट मतलब आप डाइट फ्रेश और जूसेस की मिर्चों बात, के बगैर। सही। अच्छा, अब आपने यहाँ पे जूसेस का जिक्र किया है कि अगर कोई बच्चा हैबिचुअल हो, मतलब जूस जो डब्बे के जूस होते हैं, नेस्ले का भी होता है, काफी मतलब ब्रांड्स के डिफरेंट जूसेस होते हैं, उसका हैबिचुअल हो और फ्रेश जूस ना ले रहा हो, तो फिर क्या हम वो कंसिडर कर सकते हैं डब्बे का जूस? वो कितना इफेक्टिव है इस चीज में? देखिए डब्बे के जूस का तो कोई फायदा नहीं है, नॉर्मल हालात में भी डब्बे के जूस का कोई फायदा नहीं है, उसमें बस शुगर होती है। और हाँ, अगर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है तो, और वो कुछ नहीं ले रहा, बच्चा कुछ नहीं ले रहा, जिद कर रहा है, तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं। एटलीस्ट थोड़ा सा फ्लूइड और थोड़ा सा उसकी एनर्जी वापस आ जाएगी। लेकिन बेस्ट तो आपके लिए फ्रेश जूसेस हैं, क्लोज टू नेचर इज बेस्ट।
हाँ, अगर कोई बच्चा बिल्कुल नहीं दे रहा, जो प्रिजर्वेटिव फ्री जूसेस आते हैं वो भी अच्छे रहते हैं, वो भी आप बच्चों को दे सकते हैं। वो मेरे ख्याल में अगर बच्चा बहुत जिद कर रहा है, कुछ नहीं ले रहा, तो जाहिर है आपको ऑब्वियसली देना पड़ेगा। सही। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा एडल्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। अब एडल्ट्स में बात कर लें कि इसमें मतलब बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो भी डाइट को लेके काफी कॉन्शियस होते हैं। मतलब ड्यूरिंग डेंगी मतलब चावल नहीं खाना है या कुछ भी नहीं खाना है, तो इसमें मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो खतरनाक है, मतलब डाइट में इंक्लूड ना हो? ऐसी कोई चीज है जिससे आप मना किया जाए? नहीं, देखिए ऐसी कोई चीज नहीं है। बहुत ज्यादा मिर्च मसाले नहीं खाएं, ताकि ये कि खुदा ना खास्ता प्लेटलेट्स कम हो तो कोई ब्लीडिंग का कोई चांस हो कि मैदे में कोई सोजिश हो जाए या कुछ। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगी कि पेरेंट्स से और बुजुर्गों से भी ये कहूंगी कि बहुत तेज मिर्च मसाले की चीज ना खाएं। डाइट को सॉफ्ट, हल्का, जो सॉफ्ट डाइट होती है जैसे खिचड़ी, योगर्ट बनाना, और या जो भी आप पसंद करें, घर की डाइट बगैर मिर्चों के आप आराम से ले सकते हैं। जूसेस बहुत अच्छे हैं, यखनी बहुत अच्छी है, ये आप ले सकते हैं, चाहे चिकन की हो चाहे मटन की, किसी चीज की भी यखनी आप ले सकते हैं। लेकिन वही बात है कि दवाइयों में आपने डॉक्टर के मशवरे, सिर्फ सिंपल पैराडॉल लें, इसके अलावा कोई दवाई भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं यूज करनी, जो आपका डॉक्टर हो। सही। अच्छा डॉक्टर मोहसिना, इसके अलावा आप क्या रिकमेंड करती हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, कि मतलब इससे बचा कैसे जा सकता है कि वो लोग जो हेल्दी है? मतलब एक चीज है कि हमें पता है कि अब डेंगू हम्म। फैला हुआ है, हम अपने आप को कैसे महफूज रख सकते हैं इन चीजों से, कि इस डेंगू से, क्योंकि ग्रीनरी हर घर में है, जी देखिए, ठीक है, सबसे मतलब लॉन्स इम्पोर्टेंट वगैरह। बात, इस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि प्रिवेंशन, वो कहते हैं ना, परहेज इलाज से जी बेहतर जी। बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मच्छर के काटने से बचें आप। शाम के टाइम ये मॉस्किटो, जो एडीज मॉस्किटो है, जो ये टिपिकल इसका बाइट होता है, ये शाम के टाइम और सुबह की अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है, 6 से 8 बजे तक का, ये जो मॉस्किटो होता है ये इस टाइम पर काटता है। तो इस टाइम पर अगर आप निकलें तो अपने आप को कवर करके निकलें, फुल फुल स्लीव्स। और आजकल तो सर्दियां हैं, वैसे ही आप हाफ स्लीव नहीं पहन सकते, तो फुल स्लीव्स पहने, जो सॉक्स पहने, ग्लव्स पहने, फेस पे भी अगर आप मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लें तो वेल एंड गुड। तो ये काम करें, इससे मॉस्किटो के बाइट से बचें। दूसरा ये है कि आपके घर में कोई ऐसा सही। रिजर्वॉयर ना हो जहां पर मॉस्किटोज रह सके, जिसे हम कहते हैं ये फ्रेश वाटर में, ये मॉस्किटो जो है ये गंदे पानी का मॉस्किटो नहीं है, ये फ्रेश वाटर में रहता है। तो कोई भी जगह, जैसे आपके लॉन है, उसमें कहीं पर भी पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। किसी भी जगह, कोई टायर्स होते हैं घरों में पड़े हुए, उसके अंदर पानी खड़ा होता है, जैसे आपने पानी लगाया तो उसमें जमा हो जाता है, या कोई भी ऐसी चीज, अगर घर में किसी जगह आपने पानी स्टोर किया हुआ है तो उसको भी ढक कर रखें। तो कोई भी रिजर्वायर जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जहां डेंगू का मॉस्किटो परवरिश पा सके, वो एग्स दे या उससे वहां पर उसकी अफजाइश हो सके। तो ऐसी कोई जगह घर में नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि आप गूगल वगैरह करके देख सकते हैं, जो कि मॉस्किटो, डेंगू के मॉस्किटो को रिपेल करते हैं और वहां पर आने नहीं देते, तो वो भी अगर आपके घर में लगा सकते हैं। बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं। शाम को जिस टाइम पर निकलते हैं या सुबह के जिस टाइम पर वो स्कूल जा रहे हैं तो मॉस्किटो रिपेलेंट जरूर लगाएं। स्कूल जाहिर है जाते हैं, वहां पर भी डेंगू मॉस्किटो हो सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि बच्चों को मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं, और मॉस्किटो का जो बाइट का टाइम है उससे आप बचें। तो प्रिवेंशन इज द बेस्ट पॉलिसी इन डेंगू फीवर। हाँ, जहां तक वैक्सीन की बात है, तो वैक्सीन इसकी बन तो चुकी है, मगर वो बहुत ज्यादा सेफ नहीं है लगाना, इसलिए दुनिया में अभी तक उसकी अप्रूवल नहीं आई है। तो कुछ कंट्रीज इसको लगा रही हैं, लेकिन अभी ये पूरी वर्ल्ड वाइड लॉन्ग टर्म उसके लिए रिकमेंड नहीं हुई है। तो इसलिए वैक्सीन से, अभी वैक्सीन के और कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे एक दफा अगर डेंगू हो जाता है तो अगली दफा डेंगू का सिवियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए वैक्सीन में भी ये कहते हैं कि चारों स्ट्रेन की वैक्सीन नहीं है, और अगर आप वैक्सीन लगा लें तो फिर डेंगू, शायद सिवियर डेंगू होने का चांस होता है। तो वैक्सीनेशन अभी तैयारी के मरहले में है। इसलिए हमें मॉस्किटो से बचना है, और सही। मॉस्किटो को अपने घर में होने नहीं देना है या अपने गली मोहल्ले में होने नहीं देना है। दैट इज द बेस्ट प्रिवेंशन, और ये बेस्ट ही इसका इलाज है। अच्छा, आप मॉस्किटो रिपेलेंट की बार बार बात कर रही और थी, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ आपसे, मॉस्किटो हम्म, रिपेलेंट के बारे में। जो न्यू बॉर्न्स हैं, तो न्यू बॉर्न्स को हम ये मेरा ख्याल है अप्लाई नहीं कर सकते।
मॉस्किटो रिपेलेंट, बिकॉज इसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। न्यू बॉर्न की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, और अगर उसको हम हाथ पे भी करें तो बच्चा सक करता है ना 4 डेज में, जिस तरह से हाथ को कर लिया जिस तरह, तो हाथ इससे पे तो आपने उन बच्चों के लगाना लिए क्या नहीं है है। जी न्यू जी, बॉर्न? मैं समझ गई। गुड क्वेश्चन। मसला ये ठीक कि है। न्यूबॉर्न को तो आप मॉस्किटो नेट में भी रख सकते हैं, वो उससे निकलेगा भी नहीं। दूसरा, हाँ कभी कभी आप जैसे माथे पर या साइड्स पर लगा सकते हैं, हाथों पे नहीं लगाएं क्योंकि वो बच्चा मुंह में ले लेता है, लेकिन साइड्स ऑफ द चीक और जरा सा आप एक लगा सकते हैं। कभी कभी तो मैं तो मरीजों से कहती हूँ कि पिलो पे लगा दिया करें ताकि मॉस्किटो नजदीक आए ही ना। लेकिन वैसे एज सच आप मुझे हल्की लगता सी है कि अमाउंट वो में सही लगाने है। में कोई हर्ज नहीं है। अब तो बहुत सेफ किस्म के मॉस्किटो रिपेलेंट आ गए हैं। हाँ। अच्छा, न्यू बॉर्न की स्किन सेंसिटिव होती है ना, मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी कि वो मतलब रैश वगैरह ना हो, क्योंकि किसिंग के थ्रू भी रैश हो जाता है। तो आपने कभी देखा होगा बच्चे के थोड़े थोड़े बम्प्स बन जाते हैं फेस के ऊपर, तो उस जी, हिसाब से मैं बात करी थी। देखिए एनीवेज, न्यूबॉर्न स्किन ये है। सेंसिटिव होती है, लेकिन हाइपोअलर्जेनिक सॉर्ट ऑफ भी आ रहे हैं, तो वो भी लगाए जा सकते हैं। जी। अच्छा, सही है, ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा, इसमें एक देसी टोटका भी बहुत होते हैं, हर्बल रेमेडीज जिनके हम कहते हैं, उसमें कहते हैं कि मतलब मॉस्किटो नहीं आता अगर हम हर्बल का यूज करें, उसका स्मोक दें घर पे, तो वो भी एक सेफ जोन जी। में रहता है। कि इसमें कितनी मतलब है इफेक्टिव है ये चीज, हर्बल रेमेडीज मॉस्किटो को घर से भगाने के लिए, हर्बल अगर हम रेमेडीज इसकी जैसे हर्बल की बात वो करें। तो हर्बल रेमेडीज, वो आप धूनी वगैरह की बात करिए, आई थिंक सो। वो तो कोई भी जैसे आप स्मोक लगा रही कोई भी चीज होती है तो वो उससे मॉस्किटो रिपेल हो जाते हैं और मॉस्किटो आते नहीं है। लेकिन आजकल तो स्मोक वैसे भी इतना ठीक नहीं है, क्योंकि स्मोक घर में आप जो लो हाइपोअलर्जेनिक मॉस्किटो स्प्रेज होते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप न्यूबॉर्न की बार बार बात करिए तो न्यूबॉर्न को प्लीज उस कमरे में से हटा के आप स्प्रे करें। और हाइपोअलर्जेनिक स्प्रेज मौजूद हैं, तो वो सुबह 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 शाम तो नहीं तो दिन में एक मर्तबा जरूर अपने घर में करें, तक एटलीस्ट घर के अंदर बच्चा सेफ हो। तो जो हाइपोअलर्जेनिक स्प्रेज है वो आप कर सकते हैं। बाकी ये है कि एटलीस्ट जो ये मेयर्स जो हैं, और इसके अलावा बहुत ज्यादा जो मॉस्किटो रिपेलेंट के वो जो आपकी कॉइल्स वगैरह आती हैं, कुछ लोग उससे एलर्जी होते हैं, तो प्लीज अगर वो एलर्जी है तो वो ना यूज करें। लेकिन वो काफी इफेक्टिव हाँ, होती हैं, वो उससे मुझे तो काफी नहीं मच्छर पता भाग जाते हैं। और फिर मॉस्किटो के लगाने की विदाउट स्मेल कुछ रिपेलेंट्स होते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। था। हाँ जी, जो कॉइल्स है वो तो मुझे तो बहुत ज्यादा उनसे एलर्जी है, मेरा बिल्कुल भी मैं नहीं वो कर सकती ना। लेकिन बच्चों का मुझे नहीं पता जी कि बच्चों का अव्वल तो बच्चे फील ही नहीं करते ना इसको। लेकिन फिर भी हम बच्चों के हवाले से अगर बात कर रहे हैं तो ये वैसे मतलब मुझे लगता है कि शायद रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सही नहीं है कॉइल्स। आप क्या कहते हो उसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, रेस्पिरेटरी कुछ बच्चे एलर्जिक होते हैं तो वो वीज उनको होने लगती है, तो इसलिए उनके लिए प्लीज आप लोग बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। हाइपोअलर्जेनिक ये जो मॉस्किटो आपके लगाने के आ जाते हैं ना, जो आप स्विच में लगा देते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट, उनसे इतनी जी ज्यादा जी। एलर्जी नहीं होती, तो वो आप लोग वो यूज किए जा सकते हैं, हाँ जी, उसमें उससे यूज करने में कोई हार्म नहीं है। सही। डॉक्टर मोहसना, आज का सेशन हमारा बहुत सॉरी, आपकी फ्रूटफुल आवाज था, नहीं आ मुझे रही। लगता है कि जिसने भी सुना होगा। मैं कह रही हूँ आज का सेशन हमारा काफी फ्रूटफुल था, तो अगर इसके बारे में आप कुछ और ऐड जी करना चाहें या हमारे ऑडियंस को मैसेज देना चाहें। जी, मैं एक चीज ऐड करूंगी, बहुत अहम बात है कि ड्यू टू अब आजकल जो डेंगू जो एडमिट हो रहे हैं लोग, वो काफी क्रिटिकल काफी लोग क्रिटिकल हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। दो मैंने डेथ्स भी अभी हम लोगों के डॉक्टर कम्युनिटी में हमने देखा भी है कि डेथ्स भी हुई हैं। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि प्रिवेंशन अगर परहेज कर ले बच जाते हैं, और अपने गली मोहल्ले में भी इसकी जिसे कहते हैं हम एडवोकेसी करें कि मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं वो ना हो आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके इर्द गिर्द की जगहों पर। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, और अगर किसी को डेंगू की अलामत होती हैं तो सिंपल पैरासिटामोल या एस्टामाइनोफेन पे रखें। तीसरी बात ये कि अगर बुखार नहीं उतर रहा, हाई ग्रेड फीवर है, पेशेंट कुछ नहीं ले पा रहा, तो प्लीज घर पे मत रुकें।
फौरन हॉस्पिटल जाएं। हॉस्पिटल में जो मैनेजमेंट है वो सपोर्टिव ही होती है, क्योंकि कोई डेफिनेट कोई ड्रग नहीं है, लेकिन हाइड्रेशन, फ्लूइड्स और प्रॉपर मैनेजमेंट से मरीज 90% मरीज रिकवर कर जाते हैं। बहुत कम मरीज होते हैं जिनको डेंगू शॉक सिंड्रोम हो जाता है, जिससे वो रीनल फेलियर या वो सेप्टिक वो डेंगू शॉक में चले जाते हैं। तो उनमें जो मोर्टेलिटी होती है वो बहुत हाई होती है। लेकिन अगर आप पहले से डॉक्टर के पास चले और प्रॉपर टाइम पर पहुंच जाएं तो 90 to 95% पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ये पैगाम है कि अगर तो डेंगू का शुबा आ गया है तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें और टाइम पर हॉस्पिटल जाएं, वक्त पर हॉस्पिटल चले जाएं। जरा सी कहीं से ब्लीडिंग होती है नोज से या दांत से, तो तब भी फौरन डॉक्टर से रुजू करें। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Dr. Mohsina, for your lovely time today. थैंक And यू, inshallah next थैंक यू, फिर आपसे बात थैंक यू होगी. सना। ओके, Thank टेक you so केयर, much. अल्लाह हाफिज। जी, यू टेक केयर, अल्लाह Allah हाफिज। Hafiz.